हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 32 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और नए का 26 इसकी बात हो रही थी। सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 तक की बात हुई। सब सेक्शन 1 में मृत्युकालिक कथन जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कह रहे हैं, उसको कब कब सुसंगत माना गया है ये बताया गया है। और सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है, लेकिन उसने कथन कहां किया? कारोबार के अनुक्रम में किया है, या फिर स्पेसिफिकली कारोबार के अनुक्रम में जो किताबें हैं, वृत्तिक पुस्तकें इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो लेजर जो बुक्स मेंटेन की जाती हैं, उनमें कोई कथन कर रखा है। यह कथन कैसा है? संपत्ति किसी भी ढंग की, धन माल प्रतिभूति, ये संपत्तियों का प्रकार या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति है, उसकी अभिस्वीकृति इस रूप में कर रखा है, तो फिर ऐसे कथन सुसंगत हैं। ये सारी बात हुई थी। अब सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 ये एक और परिस्थिति ये बता रहा है, एक और सर्कमस्टांस जिनमें उस व्यक्ति का साक्ष्य, उस व्यक्ति के कथन का साक्ष्य ये ग्राह्य हो जाएगा जो स्वयं न्यायालय में नहीं आया है उन तथ्यों का साक्ष्य देने के लिए, जिन तथ्यों के संबंध में उसने कथन ये किया है। क्योंकि आप कोई भी कथन करें, कथन तो किन्हीं तथ्यों के बारे में होता है। आप जब भी कोई कथन करते हैं तो कथन के माध्यम से किन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हैं। कथन चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, कथन करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो मौखिक होगा या लिखित होगा। हाँ, कंडक्ट के माध्यम से कथन ये भी हो सकता है, लेकिन कथन चाहे जैसे करें आप, वो कथन हमेशा कुछ तथ्यों का वर्णन यही कर रहा होगा। कथन तथ्यों का वर्णन न कर रहा हो यह संभव नहीं। तो कथन करता जिसने कुछ तथ्यों के बारे में कुछ कथन किया है, कायदे से उसे स्वयं न्यायालय के समक्ष यह आना चाहिए। जो कथन उसने किया उस कथन का साक्ष्य देने के लिए कि हां यह कथन मेरा ही है, उसे स्वयं न्यायालय के समक्ष आकर उस कथन की पुष्टि यह करनी चाहिए। उस कथन के माध्यम से जिन तथ्यों के अस्तित्व में होने की बात यह उसने रखी थी, यह बात उसे स्वयं न्यायालय के समक्ष आकर कहनी चाहिए कि उन तथ्यों का अस्तित्व जो कि उसने अपने कथन के माध्यम से, ठीक है, साबित किया था, या जिन तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में उसने कथन किया था, उन तथ्यों के अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित करने के लिए उसे पुनः कथन करना चाहिए और अपने कथन की, पूर्व कथन की पुष्टि ये करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति जिसने तथ्यों के बारे में कथन किया वो तो मर गया, मिल नहीं सकता, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है, या इतने विलंब के बिना जितना न्यायालय मामले की परिस्थितियों में अयुक्ति संगत मानता है, वो न्यायालय के समक्ष आ ही नहीं सकता। तो फिर एक तरीका यह विकसित किया गया कि इससे अच्छा कि वो कथन जिन तथ्यों के बारे में है उनके अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित ही न किया जा सके, इससे बेहतर होगा
कि इस व्यक्ति का कथन जिन्होंने सुना था वे न्यायालय के समक्ष आकर उस कथन के तथ्यों को साबित कर सके, उस कथन के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रख सके। ये उससे तो कम से कम बेहतर स्थिति होगी, और वो भी तब जबकि इस कथन के सत्य होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? ये कथन जिस समय कथनकर्ता ने किया था उस समय ये अंदाज उसे नहीं था कि उसका ये कथन जिन तथ्यों का वर्णन कर रहा है उन तथ्यों के बारे में भविष्य में कोई विवाद ये पैदा हो जाएगा। इसे मालूम थोड़ी था कल क्या होगा, ये आज कैसे कोई आदमी जान सकता है। तो आज अगर किसी व्यक्ति ने किन्हीं तथ्यों के बारे में कथन किया है और वह कथन जिन तथ्यों का वर्णन कर रहा है, इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उन तथ्यों के संबंध में कोई विवाद ये खड़ा हुआ है और उस विवाद का निर्णय इस कथन के तथ्यों के आधार पर हो सकता है, तो इस कथन का साक्ष्य इसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कथन के कथनकर्ता इसे ये मालूम नहीं हो सकता, इस कथन के कथनकर्ता को ये मालूम नहीं हो सकता कि भविष्य में इस कथन के जो तथ्य इनके आधार पर किसी विवाद का न्याय निर्णय यह भी किया जा सकेगा, ये इसे नहीं मालूम हो सकता। तो अगर ये मर भी गया है, अगर नहीं मिल सकता, तो इसके कथन के माध्यम से जिन तथ्यों को साबित किया जा सकता है उन तथ्यों को विचार में लेने की या न्यायालय के समक्ष रखने में या न्यायालय के समक्ष साबित करने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रिंसिपल पर पूरा सेक्शन 32 ये इनेक्ट किया गया और सेक्शन 32 सबसेक्शन सी या सबसेक्शन 3 ये देखें तो ये भी एक विशेष प्रकार के कथन के संबंध में बात कर रहा है। क्या कहता है? जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध। कथन कैसा है? कथन ऐसा है कि कथनकर्ता के हित के ही खिलाफ है। कथनकर्ता का जो सांपत्तिक हित यह हो सकता है, कथनकर्ता का जो धन संबंधी हित हो सकता है, उसी का विरोध कर रहा है कथन। और कथन यह मौजूद है, कथनकर्ता मर चुका है, यह मिल नहीं सकता, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है। यह न्यायालय के समक्ष इतने विलंब के बिना नहीं आ सकता जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत मानता है। कथन मौजूद है और कथन भी कैसा है? स्वयं उसके सांपत्तिक हित के विरोध में है। क्या? मान लीजिए एक लोन को लेकर, एक ऋण को लेकर यह विवाद है, क्योंकि ऋण संपत्ति है, ऋण तो संपत्ति है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऋण दिया था अपने जीवन काल में। मिस्टर बी ने वो ऋण वापस नहीं किया। ए के उत्तराधिकारियों को, जिनके पास एक ही संपत्ति पहुंची है, उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के पास संपत्ति ये पहुंच जाएगी। एक एक जिन उत्तराधिकारियों के पास उसका संपत्ति का उत्तराधिकार ये पहुंचा है, उन लोगों ने बी को प्रोसिक्यूट करना शुरू किया।
बी लोन के अस्तित्व से इनकार ये कर रहा है। बी कहता कोई लोन नहीं है, कोई ऋण नहीं। और एक ही डायरी में एक कथन मिलता है लिखित रूप में, या कोई व्यक्ति आता है जो ये कहता है कि ए ने हमें बताया था कि 3 महीनों का ब्याज ये बी दे चुका है, तो ब्याज का मिल जाना, ठीक है, अगर ये जो कथन है वो ब्याज के दायित्व से बी को मुक्त कर रहा है, ठीक है भाई, तो वैसे तो मूल प्लस ब्याज दोनों को देने का दायित्व बी पर है, लेकिन एकाएक कथन मिल रहा है, चाहे वो लिखित स्वरूप में है और चाहे मौखिक स्वरूप का है। उस कथन से क्या साबित हो रहा है कि बी हर महीने ड्यू डेट पर अपना ब्याज दे देता था। तो यह कथन स्वयं ऋणदाता के सांपत्तिक हित के खिलाफ है। भाई ऋणदाता को तो ब्याज प्राप्त करने का हक है। तो अगर ऋणदाता स्वयं कह रहा है कि ऋणी ने ब्याज की अदायगी ड्यू टाइम पर की है, तो यह कथन स्वयं ऋणी के सांपत्तिक हित के खिलाफ है, ठीक है। और ऋणी ये जीवित है और ऋण के तथ्य से इनकार कर रहा है, लेकिन ऋणदाता मर चुका है, यह मिल नहीं सकता, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया और ऋण के तथ्य को साबित किया जाना है। तो चूंकि यह कथन स्वयं ऋणदाता के अपने सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, अपने धन संबंधी हित के विरुद्ध है, इसलिए यह कथन साक्ष्य में ग्राह्य कर लिए जाने पर सुसंगत तथ्य के रूप में, निश्चायक साक्ष्य के रूप में नहीं, निश्चायक साक्ष्य के रूप में नहीं, लेकिन सुसंगत तथ्य के रूप में इसे अग्राह्य कर देने का कोई कारण यह नजर नहीं आता, क्योंकि कथनकर्ता को यह नहीं मालूम होता कि जिस ब्याज की स्वीकारोक्ति हम कर रहे हैं, ठीक है, इस ब्याज के अस्तित्व के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उठ खड़ा होगा, उसने तो निर्दोष ढंग से, ठीक है, ब्याज मिल जाने की बात स्वीकार की है और ब्याज मिल जाने की बात स्वीकार की जो कि उसके स्वयं के हित के खिलाफ है। अगर ऋणदाता को ऋणी से ब्याज नहीं मिला अपने ऋण का, तो ऋणदाता ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसे ब्याज ये मिल चुका है, ये कभी नहीं स्वीकार करेगा, ठीक है। कोई बैंक से लो आप ब्याज, ठीक है, बैंक से ऋण आप लो, आप दैनिक जीवन में ऋण लो, कोई भी ऋणदाता ही क्यों मान लेगा ब्याज मिल गया जब तक मिला नहीं होगा, और ब्याज हमेशा लोन के संबंध में होता है। तो सवाल यह है कि जबकि ऋणदाता ने अपने जीवन काल में कोई ऐसा कथन किया है जिससे ऋण के तथ्य के साबित होने में मदद मिल रही है, और उस समय ऋणी ने कम से कम ऋण के तथ्य को नकारा भी नहीं था, उस समय कम से कम ऋणी और ऋणदाता के मध्य कोई विवाद ये भी नहीं था कि पेशबंदी के तौर पर ऋणदाता ने ये कथन ये कर दिया हो। भाई उस समय अगर कोई विवाद हो गया होता ऋणी और ऋणदाता में, ऋण को लेकर न सही किसी भी कारण से ए और बी में कोई झगड़ा ये हो गया होता और फिर एक इस प्रकार के कथन को करता
और फिर मर जाता, मिल न सकता, तो भी हम एक बार को कह सकते थे कि भाई झगड़ा हो गया था। तो इन्होंने दर्शित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का कथन कर दिया। लेकिन ए और बी के जीवन काल में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, संबंध स्मूथ चलते रहे। अब ए मर गया, यह मिल नहीं सकता, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया। अब जब ऋण के बाबत मांग की गई तो बी ऋण के तथ्य को नकारता है। तो अगर ए का यह कथन प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह ग्राह्य होना ही चाहिए, क्योंकि ए ब्याज मिलने की बात क्यों कहेगा? वो तो अपने हित के समर्थन में बात कहेगा कि ऋण भी इन्होंने लिया, ब्याज भी नहीं दिया आज तक। ताकि अगर झूठी बोलना है, अगर झूठी ही बोलना है तो डिग्री ऋण प्लस ब्याज की होगी ना। तो अगर ब्याज मिल गया ये आप स्वीकारोगे तो डिग्री कम पैसों की होगी ना, अगर होगी तो। और अगर आप ये स्वीकारो कि ब्याज भी है ऋण भी है तो डिग्री ज्यादा पैसों की होगी। तो वो अपने ही हित के खिलाफ कोई कथन क्यों करेगा? तो ऐसे व्यक्ति के कथन जो उसके धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध हैं, और यदि कथनकर्ता मर गया, मिल नहीं सकता, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ, तो फिर उस कथन को भविष्य के किसी विवाद में अगर न्याय निर्णय के लिए सहायक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो फिर उस कथन को अग्राह्य किए जाने का कोई कारण ये नजर नहीं आता। एक व्यक्ति है, उसका कब्जा एक जमीन पर है। हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य नियम पुराना ये तो पढ़ा ही है। पुराने भारतीय साक्ष्य नियम में क्या लिखा? धारा 110 में कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। कब्जा स्वामित्व का साक्ष्य। और अगर एक व्यक्ति किसी संपत्ति के कब्जे में है तो उसे स्वामी उपधारित किया जाएगा। आप साबित करो स्वामी नहीं है वो, ठीक है। अब एक व्यक्ति कब्जे में है और उसने कब्जे में रहते हुए कथन किया कि ये संपत्ति मेरे पास बंधक है, यानी उसने संपत्ति पर अपना कब्जा बंधकदार के तौर पर स्वीकार कर लिया। बंधकदार की हैसियत स्वामी की हैसियत से कम है, ठीक है ना भाई। स्वामी की हैसियत बड़ी है, बंधकदार की हैसियत कम है। अब अगर उसने यह स्वीकार कर लिया कि संपत्ति पर उसका कब्जा बंधकदार के तौर पर है, इसका मतलब उसने अपनी हैसियत स्वामी से कमतर यह स्वीकार कर ली। पहली बात, ठीक है, पहली बात तो यही आ गई। और दूसरी बात यह आई कि अब इस व्यक्ति का कब्जा युगों तक बना रहे इस संपत्ति पर, ठीक है ना, इस संपत्ति पर युगों तक बना रहे, बस ये पूर्वबंध या विक्रय की डिग्री न कराए। तो एक बार बंधक सदैव बंधक, ठीक है ना, बंधक ही रहना है इस संपत्ति पर। इस व्यक्ति या इसके उत्तराधिकारियों के अधिकार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ठीक है ना। अधिकार की प्रकृति में कोई चेंज ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बार बंधक सदैव बंधक, ये सिद्धांत है। अब हुआ क्या? ये मर गया ये व्यक्ति, और इसके उत्तराधिकारी आए, इसके उत्तराधिकारी आए
और उत्तराधिकारियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम इस बंधक अचल संपत्ति का ही होगा, हम इस अचल संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे में हैं। प्रतिकूल कब्जे का अर्थ क्या होता है? एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन सांपत्तिक विधि का एक सिद्धांत है। और एडवर्स पोजेशन का लॉ ये क्या कहता है? अगर आप किसी की अचल संपत्ति पर 12 वर्ष तक कब्जा ये बनाए रखोगे और उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए रखोगे, उसकी इच्छा और सम्मति के विरुद्ध ये बनाए रखोगे, और वह आपसे अपनी संपत्ति मुक्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं करेगा, तो आप उसकी संपत्ति के मालिक ये हो जाओगे। प्रतिकूल अध्यासन के नियम के आधार पर या लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन के आधार पर। लेकिन लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन के आधार पर आप मालिक हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी अचल संपत्ति पर कब्जा उसकी सम्मति के बिना बनाए रखो। ठीक है ना? उसकी सम्मति के बिना बनाए रखो, यह जरूरी है। अब अगर संपत्ति बंधक थी, अगर संपत्ति बंधक थी, तो एडवर्स पोजीशन क्लेम ही नहीं हो सकता। ठीक है? फिर कैसे एडवर्स पोजीशन क्लेम हो जाएगा? क्योंकि फिर संपत्ति इच्छा के विरुद्ध, सम्मति के विरुद्ध ये थोड़ी कब्जे में है। फिर तो एक विधिमान्य बंधक ये अस्तित्व में है, और बंधक एक बार हुआ सदैव बंधक रहेगा। बस विक्रय या पुरोबंध ये न हो, ये संभव ही नहीं है कि अब इस बंधक की प्रकृति में कोई परिवर्तन ये हो जाए। अब ये व्यक्ति जिसने ये कहा कि ये संपत्ति मेरे पास बंधक है, ये कथन स्वयं इसके सांपत्तिक हित के खिलाफ है। अगर ये कथन न करे तो हो सकता है एडवर्स पोजीशन की अपनी बात ये साबित भी कर पाता अपने जीवन काल में। ठीक है ना? लेकिन उसने ये कह दिया कि हम ये संपत्ति बंधक है, यानी ये व्यक्ति अब इस संपत्ति पर अपना कब्जा बंधकदार के अलावा अन्य किसी हैसियत से कभी रख ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार बंधक सदैव बंधक। ये मर गया, ये मिल नहीं सकता, ये साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया। अब इसके जो उत्तराधिकारी हैं, इन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि हमारे जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, ऐसे हमारे पूर्वाधिकारी इस संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए थे और उन्होंने 12 वर्ष तक कब्जा बनाए रखा, इसलिए वो मालिक हो गए और उनके उत्तराधिकारी के नाते हम मालिक हो गए। ऐसा उन्होंने कहा न्यायालय के समक्ष। अब न्यायालय के समक्ष यह साबित होना है कि प्रश्नगत संपत्ति पर जो कब्जा है इस उत्तराधिकारी के पूर्वाधिकारी का, वो किस हैसियत में था, यह साबित होना है। अगर वो वाकई एडवर्स पोजीशन था तो उत्तराधिकारी की बात ठीक है, और अगर एडवर्स पोजीशन नहीं था तो इसकी बात गलत है। जिस समय इस कथन करता रहे, यानी इस उत्तराधिकारी के पूर्वाधिकारी ने कोई बात कही थी, उस समय संपत्ति के स्वत्व को लेकर, संपत्ति के टाइटल को लेकर कोई विवाद था ही नहीं। और उस समय उसने एक ऐसी बात कही, इस उत्तराधिकारी के पूर्वाधिकारी ने, जो स्वयं उसी के सांपत्तिक हित के खिलाफ,
तो उसका साक्ष्य कम से कम सुसंगत ये तो होना ही चाहिए। यह भी हो सकता है कि इस उत्तराधिकारी के पूर्वाधिकारी से अपने सांपत्तिक हित के विरुद्ध वह कथन जबरदस्ती करा लिया गया हो बंदूक की नोक पर, यह भी संभव है। एडवर्स पोजीशन से वाकई उसके राइट मैच्योर हो गए हो, 12 वर्ष तक उसने कब्जा रख लिया हो और उसके राइट मैच्योर हो गए हो, लेकिन कालांतर में जो बंधक करता था वो जिसकी संपत्ति थी वो थोड़ा मजबूत हो गया और उसे पता है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर इसके राइट मैच्योर हो गए हैं, इसलिए उसने जबरदस्ती उससे वो कथन करा लिया कि हम इस संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन में नहीं है बल्कि बंधकदार हैं, ये करा लिया हो ताकि उसके राइट मैच्योर न हो पाए, इसकी भी संभावना है। लेकिन फिर भी कम से कम इस व्यक्ति का यह कथन इसके सांपत्तिक हित के विरुद्ध है और सांपत्तिक हित के विरुद्ध आदमी आसानी से कथन कम से कम नहीं करता, इसलिए इस कथन के सुसंगत और ग्राह्य होने में कम से कम कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साक्षिक मूल्य पर बात आगे हो जाएगी। जैसे मृत्युकाली कथन है, ये झूठ भी हो सकता है, तो उसके साक्षिक मूल्य पर बात होती रहेगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मस्ट बी एडमिसेबल, ठीक है। और एडमिसेबल या तो रिलीवेंट हो या आपका फैक्ट इन डिस्प्यूट उसका साक्ष्य हो। यद्यपि सिर्फ सुसंगति और ग्राह्यता इसके बीच आवश्यक संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे तथ्य भी हैं जो सुसंगत हैं किंतु ग्राह्य नहीं, और ऐसे तथ्य भी हैं कि ग्राह्य हैं किंतु सुसंगत नहीं। प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे, प्रसंग बताए देते हैं कि जब साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए साक्षी से वे प्रश्न पूछे जाएंगे जो उसकी सत्यवादिता की परख ये कर सकते हैं, जीवन में उसकी स्थिति क्या है इसका पता लगा सकते हैं, उसके चरित्र को उसके शील को धक्का लगाकर उसकी विश्वसनीयता में कमी ये कर देने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ये भी किए जाएंगे साक्षी से, ठीक है। और इनमें से एक भी सुसंगत नहीं होगा, रिलीवेंट नहीं होगा, लेकिन वे सारे के सारे एडमिसेबल होंगे। और जो विशेषाधिकृत कथन है, प्रिविलेज्ड स्टेटमेंट आएंगे, वे सारे के सारे सुसंगत होंगे किंतु अग्राह्य होंगे। तो सुसंगति और ग्राह्यता इसके बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है कि जो सुसंगत हो वही ग्राह्य हो, लेकिन हां यह जरूर है कि सामान्य तौर पर जो सुसंगत है वह ग्राह्य होता है। इसलिए सुसंगति और ग्राह्यता में एक सामान्य संबंध तो है ही है। तो ऐसा साक्ष्य जो मृत्युकाली कथन के बारे में है, ऐसा साक्ष्य जो कथनकर्ता के अपने ही धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, इस कथन के तथ्यों को उस दशा में, उन दशाओं में जबकि कथनकर्ता मिल ही नहीं सकता, जबकि कथनकर्ता मर गया है, यह कथनकर्ता साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया, उन दशाओं में इस कथन को अग्राह्य करना वास्तव में अन्याय को निमंत्रण देना यही कहा जाएगा। एक और सर्कमस्टांस उन्होंने सबसेक्शन 3 में बताई, और वो सर्कमस्टांस क्या है? वो कहता है जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या
जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद दिलाया जा सकता है। ठीक है, एक डॉक्टर ने, ठीक है, अपनी वृत्तिक पुस्तकों में जो कि वो अपने यूज के लिए बनाता है, अपने यूज के लिए, दो प्रकार की पुस्तकें होती हैं। एक वृत्तिक पुस्तक लोग कारोबार के प्रयोजनों से बनाते हैं, जैसे आईएमए ने कह रखा, मान लीजिए कि अमुक रजिस्टर प्रत्येक डॉक्टर मेंटेन करेगा, तो कर रहा है, वो वृत्तिक, ठीक है, वो इन दी जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस आपको मेंटेन करना है। और एक डॉक्टर ने अपनी याददाश्त के लिए बना रखा है। जो डॉक्टर ने अपनी याददाश्त, क्योंकि डॉक्टर है तो कोई वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का होगा, आवश्यक तो है नहीं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे टीचर हो, कोई हो, गिरा हुआ कोई भी हो सकता है। अब डॉक्टर ने अपनी सुविधा के लिए एक रजिस्टर ये बना रखा है, उसमें उसने एक एंट्री ये कर रखी है कि फला आए थे और उनका इलीगल प्रसव हमने कराया और उसके पैसे हमें मिल गए। अपनी एंट्री, अपनी याददाश्त के लिए लोग इस ढंग की चीजें बनाते हैं। ठीक है, अब इस व्यक्ति की, जिसके इलीगल प्रसव के बारे में इस व्यक्ति ने लिखा है, इस डॉक्टर ने, जब प्रसव हुआ होगा तो नाम तो होगा नहीं बच्चे का, भाई नाम उस समय होता ही नहीं, नामकरण तो बाद में होता है, लेकिन मां बाप के नाम तो होते हैं। मेल बेबी, फीमेल बेबी, ये तो लिखा जाता है, इसीलिए निश्चायक नहीं बनाया, रिलेवेंट है, सुसंगत है। उसने मां बाप का नाम लिख रखा है और मेल बेबी, फीमेल बेबी ये लिख रखा है। उसने अपनी याददाश्त के लिए वो रजिस्टर मेंटेन किया है। ठीक है, अब इलीगल प्रसव कराना ये कानून की निगाह में अपराध नहीं है। अब इसे थोड़ा सा चेंज करना है। मान लीजिए उसने ये लिख रखा, इलीगल एबॉर्शन हमने कराया है, अब तो है अवैध, अब तो दांडिक अभियोजन आ सकता है। अब अगर डॉक्टर ये जिंदा हो तो इस पर दांडिक अभियोजन आ जाएगा, क्योंकि इलीगल एबॉर्शन हुआ है। ठीक है ना, और ये डॉक्टर मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया। ठीक है, और इस इलीगल एबॉर्शन से संबंधित कोई सवाल ये उठ खड़ा हुआ है किसी न्यायालय में। ठीक है ना, तो इस डॉक्टर का यह कथन न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता और उसे अग्राह्य क्यों किया जाना चाहिए? आपने ये कहा कि हमने कत्ल होते देखा था और पुलिस वाले आए तो हमने भैया कह दिया हम नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। आप मिथ्या साक्ष्य, ठीक है, देने के दोषी। आपने कत्ल होते देखा और पुलिस वालों को आपने क्या बताया? हमने कुछ नहीं देखा। आपने ये बात अपने मित्रों में कह रखी है, ठीक है ना, कि हमने कत्ल होते देखा और हमने पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया। ए ने किया था, हमने बताया बी कि बी ने किया। ऐसी बड़ी बड़ा लोग खूब हाँकते हैं अपने दोस्तों में बैठ के, हमने खूब बेवकूफ बनाया, इस प्रकार की बात करते हैं। अब ये ट्रायल शुरू हो गया है, ये व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता,
साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है। यानी अगर ऐसा ना होता तो इस पर दांडी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने का चल सकता था, ठीक है। लेकिन चूंकि यह मर गया इसलिए मिथ्या साक्ष्य देने का कोई अभियोजन इस पर नहीं चलेगा। लेकिन यह कथन सत्यता को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इस स्तर की सत्यता को भी प्रदर्शित नहीं कर रहा कि सिर्फ इसी कथन के आधार पर किसी को कत्ल के लिए दोषित कर दिया जाए। लेकिन हां, इसके साक्षिक मूल्य पर बाद में बात होती रहेगी, लेकिन इसे सुसंगत तो किया जाना चाहिए। अगर प्रतिपक्ष यह दर्शित करने में सक्षम है कि कथनकर्ता उसके विरुद्ध इस कीमत पर भी कि स्वयं कथनकर्ता के विरुद्ध दांडिक अभियोजन संस्थित हो सकता है उसके कथन के आधार पर, इस कीमत पर भी उस नेचर का कथन करने में हितबद्ध था, तो इस कथन का साक्षिक मूल्य 0 हो जाता है और इसके आधार पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं लेगा। लेकिन अगर प्रतिपक्ष यह साबित नहीं कर पाता तो फिर इस कथन का साक्षिक मूल्य है, और साक्षिक मूल्य पर विचार तभी हो सकता है जब प्रथमतः इस कथन को ग्राह्य तो किया जाए, ठीक है। प्रथमतः इस कथन को ग्राह्य तो करिए। तो ग्राह्य करने के लिए उन्होंने सुसंगत यह बना दिया, और उनके द्वारा सुसंगत बनाया जाना पूरी तरह औचित्यपूर्ण है। या फिर कथन ऐसा है कि अगर कथनकर्ता जीवित रह जाए तो उसके ऊपर डैमेज के लिए मुकदमा यह आ सकता है, नुकसानी के लिए मुकदमा यह आ सकता है। और कथन जिन तथ्यों का वर्णन कर रहा है वो वर्तमान किसी विवाद के न्याय निर्णय में सहायक ये हो सकते हैं, तो भी इस कथन को अग्राह्य करने का कोई कारण ये नजर नहीं आता। साक्षिक मूल्य अलग बात है, एविडेंटरी वैल्यू ये बिल्कुल अलग बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मस्ट बी एडमिसेबल, दैट मस्ट बी एडमिट बाय द कोर्ट। तो एडमिसेबल तो घोषित करना ही होगा। तो 32(3) कुछ विशेष प्रकार के कथनों की बात कर रहा है। 32(4) देखें, कहता है जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय, उपर्युक्त व्यक्ति कौन है? वो जो मर गया, मिल नहीं सकता, वही है उपर्युक्त व्यक्ति, ठीक है। उपर्युक्त व्यक्ति ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है? उस व्यक्ति के लिए जिसकी चर्चा धारा 26 के प्रथम स्टेंजा में हुई है। और प्रथम स्टेंजा में जिसकी चर्चा हुई है वो कौन है? जो मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है, या इतने विलंब के बिना जिसकी उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित नहीं हो सकती, जितनी मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत मानता है, तो उस व्यक्ति के कथन न्यायालय में साबित किए जा सकते हैं। और ये उपर्युक्त व्यक्ति जो शब्द है ये इसी व्यक्ति के लिए उपयोग ये हुआ है। कहता है जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता, यदि वह अस्तित्व में होता, ये शब्द किसके लिए? लोक अधिकार, रूढ़ि, इसके लिए। उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसके संबंध में है? किसी पब्लिक राइट के संबंध में, या किसी कस्टम या यूसेज उसके बारे में है। और वो रूढ़ि या सामान्य अधिकार कैसा है? सामान्य है। सामान्य यानी जनता के बहुत बड़े वर्ग को या साधारण जनता को वह प्राप्त है। हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस में अधिकारों का वर्गीकरण ये पढ़ा था। लोकलक्षी अधिकार,
व्यक्तिलक्षी अधिकार, ये हम लोगों ने पढ़े थे। लोकलक्षी अधिकार कहते किसको थे? पब्लिक राइट। और व्यक्तिलक्षी अधिकार, ठीक है, प्राइवेट राइट, ये कहे जाते थे। राइट शब्द दोनों के साथ लगा हुआ है, और इस राइट में क्या फर्क है, इसे जानने में ही ज्यूरिस्प्रूडेंस की उपयोगिता है। यही हाउफील्ड ने कहा था कि राइट शब्द ये इतना यूज होता है कानून की दुनिया में कि ये जिस संदर्भ में यूज हो रहा है उस संदर्भ के अनुसार इसका क्या अर्थ होना चाहिए, उसे समझने में लोग गलती करते हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारों के प्रकार बताए थे और कहा था जो प्राइवेट राइट होता है वह विशेषाधिकार की सूरत का होता है, और वह किससे मिलता है? संविदा से। प्राइवेट राइट संविदा से मिलता है और पब्लिक राइट ये कानून से मिलता है। ठीक है ना? ये फर्क बताया था और ये खूब पूछा जाता है। अभी CUET में भी ये पूछा है कि पब्लिक राइट कहां से मिलता है और प्राइवेट राइट कहां से मिलता है। तो यहां प्राइवेट राइट की बात नहीं की है, क्योंकि प्राइवेट राइट ये विशेषाधिकार है और ये संविदाजन्य होता है, ये कॉन्टेक्ट से पैदा होता है, और कॉन्टेक्ट की जानकारी सिर्फ उन दो लोगों को होगी जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्चुअल राइट्स ये सामान्य जनता के द्वारा नहीं जाने जा सकते, लेकिन हां पब्लिक राइट ये सामान्य जनता के द्वारा ये जाने जाते हैं। मार्गाधिकार प्राइवेट राइट के तौर पर आपके पास हो, यह भी संभव है। सुखाधिकार के तौर पर है सिर्फ आपके लिए। आपने चिरभोगाधिकार इससे अर्जित किया है। कहां यह अर्जित होगा? भारतीय सुखाधिकार अधिनियम धारा 15 सेक्शन 15 में यह अराइज होगा, लेकिन सिर्फ आपको मिलेगा। और मार्गाधिकार रूढ़िक अधिकार के तौर पर प्राप्त है। रूढ़िक अधिकार के कि दशहरे का मेला जब होता है तो दशहरा देखने जाने वालों को अमुक व्यक्ति के प्लॉट से होकर जाने का हक है। सामान्य दिनों में नहीं है, सामान्य दिनों में नहीं है रूढ़िक, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? सामान्य, सबको है वो राइट। जब होली आती है तब खूब झंझट होते हैं। उन्होंने कहा ये तो हमारी प्राइवेट जमीन है। लोग कहते हैं होगी, लेकिन युगों से यहां होली जलती आई है, आप इसे घेर नहीं सकते, होगी आपकी। तो रूढ़िक अधिकार जो सामान्य प्रकृति के हैं या विधिक अधिकार जो सामान्य प्रकृति के हैं, उनसे सामान्य जनता परिचित होती है। अब एक मार्गाधिकार आप सुखाधिकार के तौर पर नहीं, आप रूढ़िक अधिकार के तौर पर क्लेम कर रहे हैं। आप कहते हैं ये रूढ़िक अधिकार है, या आप ये कहते हैं कि हमें इस मार्ग से गुजरने का हक है, और वह हक हमें कैसे प्राप्त है? लोक मार्ग के नाते प्राप्त है। ये मार्ग कैसा है? लोक मार्ग है, और हमें इससे जाने का हक ये है। हम ये कहते हैं ठीक है, आपको इस मार्ग से जाने का हक है, लेकिन सुखाधिकार के तौर पर। अब अगर सुखाधिकार के तौर पर है तो सिर्फ आपको जाने का हक है, अन्य किसी को नहीं है, आपको भी नहीं है। और सुखाधिकार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो यह भी पढ़ा था
कि सुखाधिकार जिस प्रयोजन के लिए अर्जित होगा उसका प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए होगा। सुखाधिकार मान लीजिए इन्हें अपने खेत पर जाने के लिए मिला हुआ है, मार्गाधिकार। मार्ग का अधिकार सुखाधिकार के रूप में इन्हें अपने खेत पर जाने के लिए मिला हुआ है, तो खेत पर जाने के लिए ही उपयोग होगा। और खेत पर जाने के लिए जितनी बार उपयोग करना जरूरी है उतनी ही बार वो उपयोग होगा, क्योंकि सुखाधिकार के साथ ये मर्यादा है कि आप अनुसेवी संपत्ति पर अधिक बोझ नहीं डालेंगे। ये भी मर्यादा वहां लगी हुई है। जितनी बार गुजरना जरूरी है उतनी ही बार गुजरेंगे, शेष नहीं। मार्गाधिकार हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सुखाधिकार के तौर पर, ठीक है, लोक अधिकार के तौर पर नहीं, पब्लिक राइट के तौर पर नहीं। आप कहते हैं पब्लिक राइट के तौर पर हमें प्राप्त है। पब्लिक राइट के तौर पर आप चाहे जिस समय निकलो, फिर चाहे जितनी बार निकलो, कोई रोक नहीं हो सकती। और अगर सुखाधिकार प्राप्त है तो रोक हो सकती है। उतनी ही बार निकलोगे जितनी बार जरूरी है, उसी उद्देश्य से निकलोगे जिस उद्देश्य से निकलना जरूरी है। ठीक है, यह फर्क। तो अगर रूढ़िक अधिकारों को, जो सामान्य प्रकार के यानी जो आम जनता को प्राप्त है, और लोक अधिकारों के बारे में कोई विवाद पैदा हुआ है, और उस लोक अधिकार या रूढ़िक अधिकार के अस्तित्व के बारे में उपर्युक्त प्रकार के व्यक्ति का कोई कथन मौजूद है, उपर्युक्त प्रकार के यानी जो मर गया, मिल नहीं सकता, उसका कोई कथन मौजूद है, और यह साबित किया जाता है कि जब वो व्यक्ति जिंदा था या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा समर्थ था, तब उसके पास ज्ञान के ऐसे साधन थे कि यदि ये लोक अधिकार या रूढ़िक अधिकार अस्तित्व में रहा होता तो उसे डेफिनेटली मालूम होता। ठीक है ना? तो उसने जो कथन इस लोक अधिकार या रूढ़िक अधिकार के अस्तित्व के बारे में किया है, चाहे यह किया हो कि है लोक अधिकार या रूढ़िक अधिकार, और चाहे यह किया हो नहीं है, चाहे जैसा हो, यह कथन सुसंगत है और ग्राह्य है। ठीक है, इसका साक्षिक मूल्य अन्य बातों की तरह देख लिया जाएगा कि कहीं उस प्रकार का कथन करने में उस व्यक्ति का यानी उपर्युक्त प्रकार के व्यक्ति का कोई हित ये तो नहीं था। अगर था तो उसका साक्षिक मूल्य 0 है। लेकिन ग्राह्यता ये अलग बात है, और एविडेंटरी वैल्यू ये अलग बात है। ठीक है, एविडेंटरी वैल्यू ये बिल्कुल अलग बात है, और ग्राह्यता ये अलग बात है। तो ग्राह्य तो कम से कम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका चौथा कहता है, जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से यानी लोक अधिकार रूढ़ि आदि के अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन किसी अधिकार रूढ़ या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पूर्व किया गया है। भाई, जब कोई विवाद उस समय हुआ ही नहीं था, जब वो कथन किया गया तो उसके झूठ होने की संभावना ये कम तो है ही है। उसे क्या मालूम बाद में संविवाद पैदा हो जाएगा। ठीक है, यह भी हो सकता है जबरदस्ती कराएगा हो, या कोई ऐसी बात हो जो ये साबित करे कि नहीं इस कथनकर्ता का उस प्रकार का कथन करने में कोई हित ये मौजूद था। और अगर इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि इस कथनकर्ता का कोई हित इस प्रकार का कथन करने में मौजूद था, तो उसकी साक्षिक मूल्य या उसकी एविडेंटरी वैल्यू कम हो गई। अदरवाइज तो वो कथन महत्वपूर्ण है। तो 32(4) कह ले
या 26/4 कह लें, बात एक ही है। ठीक है, वो इस प्रकार के कथनों की बात कर रहे हैं। और 5 और 6 एक जैसे कथनों की बात कर रहे हैं, अंतर सिर्फ माइन्यूट है। जो 26/5 ये क्या कह रही है देखें, जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में, जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया था ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जाने के पूर्व किया गया। अगला ये भी पढ़ लें, फिर एक साथ देखते हैं। कहता है, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी बिल या विलेख में, किसी कुटुंब वंशावली में, किसी समाधि प्रस्तर पर, किसी कुटुंब चित्र पर या अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व यह किया गया। जो 5वां है और जो 6वां है, दोनों जगह नातेदारी के बारे में कथन है, दोनों जगह नातेदारी के बारे में। लेकिन 6वां आप देखें तो छठे में कथन करने के तरीके उन्होंने बताए। क्या कहा? संबंधित किसी बिल या विलेख में, बिल या विलेख में कथन होगा, कैसे होगा? लिखित होगा। किसी कुटुंब वंशावली में, यहां भी लिखित होगा। किसी समाधि प्रस्तर पर, यह भी लिखित होगा। कुटुंब चित्र, इस पर भी लिखित होगा, या अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, यानी अन्य चीज पर भी होगा तो लिखित होगा। ठीक है ना? ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं, किया गया है, और ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया गया। 6 में एक तो कथन लिखित ही होना चाहिए, 5वां और 6वां दोनों नातेदारी के बारे में किए गए कथनों को सुसंगत ये बना रहे हैं। नातेदारी के बारे में दोनों, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, दोनों जगह कथन नातेदारी के बारे में है। लेकिन जहां तक 6 का सवाल, 6 में कथन नातेदारी के संबंध में, लेकिन सिर्फ लिखित रूप में किया जाएगा, ओरल नहीं होना चाहिए। और नातेदारी जो इस कथन से तय हो रही हो, वो उन व्यक्तियों के बीच तय हो रही हो जो सारे के सारे मर गए, आज नहीं है। यानी हम अपने ऊपर कहते मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी अपने मेरे बाबा के धर्मज पुत्र थे, इस संबंध में कथन है। ठीक है ना? दोनों मृतक है, दोनों मृतक है, और दोनों के बीच नातेदारी की प्रकृति के बारे में कोई कथन ये किया गया है, और वह लिखित रूप में किया गया है। और किन जगहों पर किया गया? जो इसमें लिखे हैं, वंशावली में, कुटुंब चित्र पर। ठीक है? ऐसी किसी जगह पर जहां इस प्रकार के कथन किए जाते हैं, वहां यह किया गया, जो मृतक व्यक्तियों के बीच नातेदारी के अस्तित्व को, नातेदारी की प्रकृति को निर्धारित कर रहा है। 6 में मृतक व्यक्तियों के बीच नातेदारी की प्रकृति और नातेदारी, इसको निर्धारित करने वाला कथन। और किया किस जगह गया? जो जगह इसमें लिखी, समाधि प्रस्तर, कुटुंब चित्र, वंशावली आ गया है।
और किस तरह किया गया? लिखित। छठा इसके संबंध में, पांचवा देखें, कहता जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के संबंध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया था ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व यह किया गया था। यानी पांचवें में कथन चाहे मौखिक हो और चाहे लिखित, छठे में केवल लिखित होना चाहिए, और पांचवें में नातेदारी का अस्तित्व जीवित व्यक्तियों के बीच निर्धारित हो रहा है। कथन दोनों जगह मृत व्यक्ति का है, यानी छठे में कथन भी मृत व्यक्ति का और नातेदारी भी मृत व्यक्तियों के बीच निर्धारित हो रही है, और कथन लिखित है और विशेष जगह पर है। ठीक है, यह अंतर आ रहा है। कथन विशेष जगह पर है, केवल लिखित मृत व्यक्ति का और मृतक व्यक्तियों के बीच ही नातेदारी इसको निर्धारित कर रहा है। ठीक है, पांचवें में कथन लिखित या मौखिक कैसा भी कहीं भी किया गया है, और नातेदारी जीवित व्यक्तियों के बीच निर्धारित कर रहा है। दो व्यक्ति सगे भाई हैं या चचेरे भाई हैं, ठीक है, यह तय होना है। अगर सगे हैं तो वो जिसके पुत्र हैं उसकी संपत्ति के आधे आधे के मालिक हैं, और अगर सगे नहीं है, ठीक है, तो जो सगा है अपने पिता का वो सारी संपत्ति का मालिक है, क्योंकि चचेरा तो पहुंच जाएगा दूसरी सूची में। ठीक है, अगर वो हिंदू हैं दोनों, ठीक है, तो दूसरी सूची में पहुंच जाएगा। ठीक है, भाई तो वहां पहुंच जाएगा, पिता भाई वो तो सब उधर पहुंच जाएंगे। संपत्ति अरबों रुपए की हो सकती है। अब दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी की प्रकृति क्या है, दो व्यक्तियों के बीच विद्यमान नातेदारी का स्वरूप ये क्या है, ये प्रश्न है। इनके पिता का, ठीक है, जिसे दोनों पिता बताते हैं अपना, दोनों पिता तो एक ही बताएंगे अपना। इनके पिताजी गया गए थे, ठीक है, हिंदुओं में गया जाने का प्रचलन है, परंपरा है, वहां पितरों को श्राद्ध किया जाता है। वहां किसी पंडे के पास उन्होंने एक कथन किया था, पिताजी आज की डेट पर नहीं है, मर गए, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने के लिए था आदि आदि, उन्होंने एक कथन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा भतीजा है और इसे बचपन से हमने पाला है। पालना अलग है, गोद लेना अलग है। पालना अलग है, गोद लेना अलग है, और गोद तो हो भी नहीं सकता। जब पुत्र पौत्र या प्रपौत्र मौजूद है तो गोद तो हो भी नहीं सकता। सेक्शन 11 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। दत्तक ग्रहण की अन्य शर्तें वहां क्या कहा है कि जो गोद लेना चाहता, अगर लड़का लेना चाहता है तो पुत्र पौत्र प्रपौत्र कुछ नहीं होना चाहिए, और लड़की लेना चाहता है तो पुत्री पौत्री प्रपौत्री कोई नहीं होना चाहिए। और पुरुष लड़की लेना चाहता है तो दोनों के बीच 21 वर्ष का अंतर यह होना चाहिए, और महिला लड़का लेना चाहती है तो दोनों के बीच 21 वर्ष का अंतर यह होना चाहिए। और अन्यथा गोद जाने वाले की आयु हर कीमत पर 15 साल तक की ही होनी चाहिए, जब तक कि कोई स्पेशल रूढ़ी या कस्टम ये ना हो। ये सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने। और फिर दत्तक अलग बात है, पालना अलग बात है। उसके पिता ने ये कह रखा है, पिता मर गए, लेकिन दो जीवित व्यक्तियों के बीच नातेदारी के अस्तित्व का प्रश्न है। और नातेदारी कैसी है?
ठीक है, आपका नातेदारी है विवाह, रक्त या दत्तक ग्रहण पर आधारित, क्योंकि दोनों क्या कह रहे हैं, हम लोग रक्त संबंधित हैं, दोनों कह रहे हैं हम सगे भाई हैं। रक्त संबंध के आधार पर आधारित नातेदारी के अस्तित्व का प्रश्न, विवाह से संबंधित नातेदारी के अस्तित्व का प्रश्न यह भी हो सकता है। ठीक है, दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी तीन ही प्रकार से जन्म लेती है, या तो विवाह के आधार पर, या दत्तक ग्रहण के आधार पर, या रक्त के आधार पर। रक्त का संबंध दो प्रकार का हो सकता है, धर्मज रक्त संबंध से संबंधित और अधर्मज रक्त से संबंधित, ये भी हो सकता है। यहां धर्मज की बात नहीं की, रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण, तीन ही बातें की। मृत व्यक्ति पिताजी के द्वारा किया गया कथन पंडे के सामने मौजूद है, उससे इन दो व्यक्तियों के बीच मौजूद रक्त संबंध के बारे में पता लगता है, और वह संविवाद उत्पन्न होने से पूर्व किया गया है। इसमें ग्राह्य है, क्योंकि कम से कम पिता के पास जानकारी के साधन अवश्य रहे हैं कि उसके पास या उसके पुत्र कितने हैं और कौन से हैं। ठीक है ना, तो सेक्शन में बताई गई प्रत्येक चीज संतुष्ट है कि जबकि कथन मृतक व्यक्ति का है या मिल नहीं सकता आदि आदि, और कथन किसके संबंध में, दो जीवित व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के संबंध में, और उस मृत व्यक्ति के पास इन नातेदारियों के ज्ञान के विशेष साधन मौजूद थे, और जो समय कथन किया गया उस समय वो संविवाद पैदा भी नहीं हुआ था। छठे में कथन भी मृत व्यक्ति का और मृत व्यक्तियों के बीच ही नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, और किया विशेष जगह पर गया है। बस यही फर्क है 5 और 6 का, अन्यथा बात एक ही है। ठीक है, 6 ये हुआ। 7 कहता है जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख, बिल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा 11 के खंड का में विनिर्दिष्ट है। जब हम लोग पिछला भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं तो ये 11 की जगह 13 है। ठीक है, यहां 11 है, और 11 या पुराने का 13 वो किस बारे में है, कोई रूढ़ी, कोई प्रथा, कोई अस्तित्व, कोई प्रथा, कोई रूढ़ी ये अस्तित्व में है या नहीं है। जबकि प्रश्न ये हो तो वहां लिखा है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य जिसमें उस रूढ़ी का पालन किया गया हो, पालन करने से इनकार किया गया हो, आदि आदि, उस रूढ़ी या प्रथा के अस्तित्व को साबित करने के लिए सुसंगत है। यहां कहा कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद है, ठीक है, जिसमें ऐसे व्यक्ति का कोई कथन मौजूद है जो मर गया, मिल नहीं सकता, आदि आदि, और वह किसके संबंध में, किसी रूढ़ या प्रथा के अस्तित्व के संबंध में है। 13 में वो व्यक्ति जीवित है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है और कह रहा है कि हमें पता है कि फला मामले में इस रूढ़ी का पालन नहीं हुआ, और अब वो व्यक्ति मर गया और उसका कथन एक दस्तावेज में मौजूद है। बस, तो रूढ़ी और प्रथा के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए उस दस्तावेज में अंतर्विष्ट उस व्यक्ति का वो कथन जो कि मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है, उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, और लास्ट है 32(8). इस पर चर्चा हम लोग कल कर लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब समय नहीं बच रहा है। ठीक है ना, इसलिए घंटे भर से ऊपर का हो गया है।